हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर में। मैं हूं अमृत राय और आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट सेकंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। क्योंकि काफ़ी डिमांड थी आप सभी की कि सर इनकम टैक्स सेकंड का एमसीक्यू कब आएगा। तो जो आपकी मांग होती है, सारी मांगों को पूरा करने की पूरी कोशिश हमारे टारगेट सेमेस्टर की पूरी टीम करती है। तो इस मांग को पूरा करने की कड़ी में इनकम टैक्स सेकंड का पहला एमसीक्यू का वीडियो टारगेट सेमेस्टर यूट्यूब चैनल पे आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, आपकी सारी मांगे तो पूरा नहीं कर सकते, उसके पीछे हमारी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसलिए आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, आपकी सारी मांगों को पूरा करने के लिए इकलौता आपका सारथी आपके टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप पे आपका इंतज़ार कर रहा है। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी तक सारथी से नहीं जुड़े हैं, मैं आपको बता दूं कि सारथी में हर एक सब्जेक्ट के 200 से अधिक एमसीक्यूज़, सॉल्व्ड एमसीक्यूज़, मतलब ऐसे पीडीएफ्स जहां पे एमसीक्यूज़ के सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किए गए हैं। ऐसे हर सब्जेक्ट के 200 एमसीक्यूज़ प्रोवाइड किए गए हैं। साथ में लेक्चर वीडियोज़, जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग को लेकर लेक्चर वीडियोज़ भी प्रोवाइड किए गए हैं और कंसिस्टेंटली लेक्चर वीडियोज़ अपलोड हो भी रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक सारथी ज्वाइन नहीं किया है तो सारथी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो आपका सारथी है उसमें इतनी सामर्थ्य है कि वो आपके सेमेस्टर एग्जाम की नैया को पूरी तरह से पार लगाने में आपकी मदद कर सकता है। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, द चार्जिंग सेक्शन ऑफ द इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स इज, यानी पूंजीगत लाभ शीर्ष के तहत आय का चार्जिंग अनुभाग क्या है। मतलब कौन सा ऐसा सेक्शन है जो कैपिटल गेन पे टैक्स लगाने की बात करता है। तो वो सेक्शन 45 सब सेक्शन 2 क्या है। सेक्शन 45 सब सेक्शन 2 एक ऐसा सेक्शन है जिसमें कैपिटल गेन्स पे टैक्स को चार्ज करने की बात की गई है। ठीक है, चलिए। और आप लोग जानते होंगे इनकम टैक्स सेकंड जो है इसका कंटेंट कहीं भी मिल नहीं रहा है, ये केवल टारगेट सेमेस्टर की टीम आपको प्रोवाइड कर रही है। और सारथी में तो इनकम टैक्स सेकंड का 200 एमसीक्यू, 200 नहीं, आई थिंक 250, लगभग 250 एमसीक्यूज केवल इनकम टैक्स सेकंड के बना के अपलोड कर दिए गए हैं। वो भी सॉल्व्ड एमसीक्यूज, यानी ऐसे एमसीक्यूज जिनके क्वेश्चन के आंसर्स भी आपको एग्जैक्टली जैसे आपको यहाँ दिख रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर डी है वो सही है। ऐसे सारे ही एमसीक्यूज के विथ आंसर आपको सोल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट आर द कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड फॉर चार्जिंग ऑफ इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स, यानी पूंजीगत लाभ शीर्ष के तहत आय के प्रभार के लिए पूरी की जाने वाले शर्तें क्या हैं। तो पहला है देयर मस्ट बी अ कैपिटल एसेट, यानी एक पूंजीगत संपत्ति होनी चाहिए। दूसरा है देयर मस्ट बी अ ट्रांसफर ऑफ सच कैपिटल एसेट, यानी ऐसी पूंजीगत संपत्ति का हस्तांतरण होना चाहिए। तीसरा है द ट्रांसफर ऑफ सच कैपिटल एसेट हैज़ बीन अफेक्टेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यानी ऐसी पूंजीगत संपत्ति का हस्तांतरण पिछले वर्ष के दौरान प्रभावित हुआ है। तो ये सभी के सभी कंडीशंस होते हैं, सभी के सभी परिस्थितियां होती हैं जो अगर होती हैं, ये परिस्थितियां अगर एग्जिस्ट करती हैं तो फिर कैपिटल गेन पे इनकम टैक्स चार्ज किया जाता है। ठीक है, चलिए तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सेकंड का ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। ये सभी की सभी परिस्थितियां होती हैं जिसमें कैपिटल गेन पे इनकम टैक्स चार्ज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिक्विजिट फॉर चार्जिंग इनकम टैक्स ऑन कैपिटल गेन्स, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीगत लाभ पर आय कर लगाने के लिए आवश्यक नहीं है। तो जब भी हम बात करते हैं कैपिटल गेन्स पे इनकम टैक्स लगाने की, तो वहाँ पे ट्रांसफ़र मस्ट हैव बीन इफेक्टेड इन द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, ये ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि मैंने ऊपर ही आपको बताया कि अगर जो कैपिटल एसेट है उसका ट्रांसफ़र प्रीवियस ईयर में हुआ है तब जाके उस पर इनकम टैक्स लगता है। कैपिटल एसेट का ट्रांसफ़र अगर असेसमेंट ईयर में हुआ है तो वहाँ पे आप पे टैक्स नहीं लगेगा, वो टैक्स अगले साल लगेगा। ठीक है, तो इसका ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्थानांतरण प्रासंगिक निर्धारण वर्ष में नहीं पूर्व वर्ष में प्रभावित होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, द फॉलोइंग शैल नॉट बी रिकॉर्डेड एज अ कैपिटल एसेट, इसमें से कौन सा कैपिटल एसेट के रूप में कंसिडर नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किसको पूंजीगत संपत्ति के रूप में नहीं माना जाएगा। तो पूंजीगत संपत्ति के रूप में मोटर कार को नहीं माना जाएगा। किसको नहीं माना जाएगा, मोटर कार को पूंजीगत संपत्ति के रूप में यानी कैपिटल एसेट के रूप में नहीं माना जाएगा। बाकी जो सिक्योरिटीज़ हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, मतलब अगर कोई सिक्योरिटीज़ हैं जैसे शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, डेरिवेटिव्स, फ्यूचर ऑप्शन, ग्रोथ, ऐसे डिफरेंट काइंड ऑफ सिक्योरिटीज़ होते हैं, और अगर ये सिक्योरिटीज़ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने होल्ड किया है, मतलब अपने पास रखा है, तो वो भी कैपिटल एसेट होता है। अर्बन लैंड भी कैपिटल एसेट होता है।
आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस यानी पुरातात्विक संग्रह ये भी कैपिटल एसेट होता है, लेकिन मोटर कार जो है वो कैपिटल एसेट की कैटेगरी में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 5 है द फॉलोइंग सेल बी रिगार्डेड एज अ कैपिटल एसेट। इसमें से किसको कैपिटल एसेट कहा जाएगा? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सिक्योरिटीज हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एज पर सेबी एक्ट 1992 एज ए स्टॉक इन ट्रेड। आपको पता होगा हमारे देश में जो सिक्योरिटीज़ हैं, जैसे शेयर मार्केट स्पेशली मैं कहूँ तो, उसको रेगुलेट करने के लिए सेबी एक्ट बनाया गया है। सेबी एक बॉडी बनाई गई है सेबी एक्ट के माध्यम से, और जो सेबी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं और उनकी सिक्योरिटीज़ हैं वो कैपिटल एसेट के रूप में कंसिडर की जाती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 द फॉलोइंग शैल नॉट बी रिगार्डेड एज अ कैपिटल एसेट। निम्नलिखित को पूंजीगत संपत्ति के रूप में नहीं माना जाएगा। तो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, ध्यान से, जो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड होगा उसको हम लोग कैपिटल एसेट के रूप में नहीं मानेंगे, यानी ग्रामीण कृषि भूमि इसको पूंजीगत संपत्ति के रूप में नहीं माना जाएगा। तो ग्रामीण कृषि भूमि कहाँ आएगी? ग्रामीण कृषि भूमि जो होती है ना वो नॉर्मल इनकम में आती है। अगर रूरल एग्रीकल्चरल लैंड से अगर आपको कोई इनकम जनरेट हो रही है तो उसको हम एग्रीकल्चरल इनकम कहते हैं। ज्वेलरी जो है ये कैपिटल एसेट होती है। आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था, ये कैपिटल एसेट होती है। पर्सनल रेसिडेंशियल स्टेटस यानी व्यक्तिगत निवासी घर, जो पर्सनल रेसिडेंशियल स्टेटस होता है ये भी कैपिटल एसेट होता है, लेकिन रूरल एग्रीकल्चरल लैंड कैपिटल एसेट नहीं होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है द फॉलोइंग सेल बी रिगार्डेड एज अ कैपिटल एसेट। निम्नलिखित में से किसको पूंजीगत संपत्ति के रूप में माना जाएगा? तो कैपिटल एसेट में आपका ज्वेलरी भी आ जाएगा, कैपिटल एसेट में आपके स्कल्पचर्स यानी मूर्तियाँ भी आ जाएंगी, कैपिटल एसेट में आपके आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस यानी पुरातात्विक संग्रह, यानी पूंजीगत संपत्ति में आभूषण भी आता है, मूर्तियाँ भी आती हैं और पुरातात्विक संग्रह भी आता है। यानी कैपिटल एसेट में ज्वेलरी भी आता है, स्कल्पचर्स भी आते हैं और आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस भी आते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 8 है रूरल एरिया मीन्स एनी एरिया विच इज आउटसाइड डैश किलोमीटर फ्रॉम द लोकल लिमिट ऑफ द jurisdiction ऑफ अ म्यूनिसिपैलिटी और अ कैंटोनमेंट बोर्ड इफ द पॉपुलेशन ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड इज मोर देन 10 लाख। मतलब ये कहा जा रहा है कि रूरल एरिया किसे कहते हैं। तो रूरल एरिया का डिफिनीशन दिया गया है इनकम टैक्स एक्ट में कि कोई भी ऐसा एरिया, कोई भी ऐसा क्षेत्र जो म्यूनिसिपैलिटी या कैंटोनमेंट बोर्ड से 8 किलोमीटर दूर पर स्थित है। ध्यान से, ग्रामीण क्षेत्र का अर्थ है कोई भी क्षेत्र जो बाहरी है और वो 8 किलोमीटर दूर है स्थानीय सीमाओं से और नगरपालिका या छावनी बोर्ड का क्षेत्राधिकार से। तो मतलब कोई भी एरिया, कोई भी आप क्षेत्र कह सकते हैं जो नगरपालिका या छावनी बोर्ड से 8 किलोमीटर दूर होता है उसे हम ग्रामीण क्षेत्र कहते हैं, रूरल एरिया कहते हैं। ये डिफिनीशन दिया गया है इनकम टैक्स एक्ट में। क्वेश्चन नंबर 9 है रूरल एरिया मीन्स एनी एरिया विच इज आउटसाइड डैश किलोमीटर फ्रॉम द लोकल लिमिट ऑफ jurisdiction ऑफ अ म्यूनिसिपैलिटी और अ कैंटोनमेंट बोर्ड इफ द पॉपुलेशन। अब देखिए यहाँ पे पॉपुलेशन की बात की गई है। अगर पॉपुलेशन म्यूनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन 10 लाख तक है तो ये कंडीशन लागू होगा कि अगर 8 किलोमीटर के बाहर आपका एरिया होगा तो उसे हम रूरल एरिया मानेंगे। लेकिन वहीं अगर म्यूनिसिपैलिटी का जो पॉपुलेशन है वो 1 लाख से 10 लाख के बीच में यानी 10 लाख से कम है तो उस केस में रूरल एरिया माना जाएगा ऐसे एरिया को जो 6 किलोमीटर दूर है म्यूनिसिपैलिटी से। मतलब पॉपुलेशन कम है तो किलोमीटर का जो दायरा बताया जा रहा है ना वो भी कम हो जा रहा है, लेकिन पॉपुलेशन अगर बढ़ रहा है तो किलोमीटर का दायरा भी बढ़ जा रहा है। ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं दोस्तों, आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे इसमें, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसके बेसिस पे गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कौन सा एरिया रूरल एरिया है और कौन सा एरिया जो है वो अर्बन एरिया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है रूरल एरिया मीन्स एनी एरिया विच इज आउटसाइड डैश किलोमीटर फ्रॉम द लोकल लिमिट्स ऑफ द jurisdiction ऑफ अ म्यूनिसिपैलिटी और अ कैंटोनमेंट बोर्ड इफ द पॉपुलेशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड इज मोर देन 10,000 बट नॉट एक्सीडिंग 1 लाख। तो इस केस में जो आपका आंसर होगा ये 2 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो कम हो रहा है। पॉपुलेशन यहाँ पे 10,000 से 1 लाख हो गया है। हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा कि अगर म्यूनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन 10 लाख तक है, 10 लाख या उससे अधिक है, तो उस केस में अगर आपका एरिया 8 किलोमीटर के दायरे में कवर होता है म्यूनिसिपैलिटी से तो वो रूरल एरिया माना जाएगा। दूसरा कंडीशन, अगर पॉपुलेशन 1 लाख से 10 लाख के बीच में है तो उस केस में जो आपका रूरल एरिया है उसका डिस्टेंस 6 किलोमीटर हो गया। वहीं अगर आपका पॉपुलेशन 10,000 से लेके 1 लाख के बीच में है तो उस केस में आपका जो पॉपुलेशन होगा
आपका आपका जो किलोमीटर होगा वो 2 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है कैपिटल एसेट एक्सक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। कैपिटल एसेट में सभी को शामिल नहीं किया गया है, मतलब कैपिटल एसेट में कौन सा ऐसा एसेट है जिसको शामिल किया गया है सभी को छोड़ के। तो कैपिटल एसेट में आपकी ज्वेलरी आती है दोस्तों, बाकी पर्सनल इफेक्ट्स, स्टॉक इन ट्रेड और एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया, ये सब आपके कैपिटल एसेट में नहीं आते हैं। तो कैपिटल एसेट में ज्वेलरी आती है, बाकी सब नहीं आते हैं। 12 है ट्रांसफर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ कैपिटल गेन, यानी निम्नलिखित में से किस संपत्ति के हस्तांतरण को पूंजीगत लाभ नहीं माना जाएगा। तो अगर गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स का ट्रांसफ़र हो रहा है, किसका, अगर गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स का ट्रांसफ़र हो रहा है तो उस केस में इस ट्रांसफ़र को हम लोग कैपिटल गेन, इस ट्रांसफ़र से जो आपको प्रॉफिट होगा, जो आपको लाभ होगा, उसको हम कैपिटल गेन नहीं मानेंगे। ध्यान से, अगर गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स को ट्रांसफ़र करने से आपको किसी भी प्रकार का कोई गेन होता है, कोई प्रॉफिट होता है, देन इट शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ कैपिटल गेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द ज्वेलरी, यानी ज्वेलरी में इसमें से कौन सा इंक्लूड होता है। हिंदी में निम्नलिखित में से कौन आभूषणों में शामिल है। तो ज्वेलरी में ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम भी आता है, यानी सोने, चांदी और प्लेटिनम से बने आभूषण भी आते हैं। ज्वेलरी में प्रीशियस मेटल्स, वेदर और नॉट वर्कड और स्वेन इनटू एनी वियरिंग अपैरल या सेमी प्रीशियस स्टोन्स। ध्यान से समझिएगा, ज्वेलरी में सोने, चांदी, प्लेटिनम के साथ साथ अगर किसी कपड़े में कोई कीमती धातु लगाई गई है तो वो कपड़ा भी ज्वेलरी माना जाएगा। इसके साथ साथ जो कुछ ऐसे स्टोन्स होते हैं आधे आई थिंक सेमी सर्कल के रूप में होते हैं स्टोन्स, वो काफ़ी कीमती होते हैं, तो इन स्टोन्स को भी हम ज्वेलरी मानते हैं। मतलब ज्वेलरी में केवल गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, डायमंड नहीं आता है, इनके अलावा अगर कोई कपड़ा है जिसमें कोई बहुत महंगा मेटल लगाया गया है तो वो भी ज्वेलरी में आ जाएगा। कोई सेमी प्रीशियस स्टोन है, यानी कोई अर्ध कीमती पत्थर है, तो वो भी ज्वेलरी में शामिल हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 14 है इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ सेल्फ जनरेटेड गुडविल ऑफ अ प्रोफेशन, मतलब पेशे की स्व उत्पन्न सद्भावना के हस्तांतरण से जो आय होती है, क्या वो चार्जेबल होती है या नहीं होती है। तो अगर इनकम हो रही है आपको सेल्फ जनरेटेड गुडविल को ट्रांसफ़र करने से, मान लीजिए आप किसी प्रोफेशन में काम कर रहे थे, आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और आपने प्रोफेशन में काफ़ी अच्छी नाम कमा रखी थी और आप अपने बिजनेस को, अपने गुडविल को बेच रहे हैं, तो वहाँ पे अगर आपको कोई गेन होता है ना, तो दिस गेन इज़ नॉट चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन। इस गेन को हम कैपिटल गेन टैक्स के अंदर चार्ज नहीं करेंगे। ध्यान से, पैसे की स्व उत्पन्न सद्भावना के हस्तांतरण से जो आय मिलती है वो पूंजीगत लाभ शीर्ष के तहत कर के लिए प्रभार्य नहीं है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। अ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट मीन्स अ कैपिटल एसेट हेल्ड बाय द एसएससी फॉर नॉट मोर देन, यानी एक अल्पकालिक पूंजी संपत्ति से अधिक नहीं के लिए निर्धारित द्वारा आयोजित एक पूंजी संपत्ति का मतलब है। ध्यान से समझिएगा, कहा गया है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट किसे कहते हैं। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट यानी ऐसा एसेट जिसको कोई भी एसएससी 36 महीने से ज़्यादा पीरियड तक उसको हस्तांतरण की तारीख से तुरंत पहले 36 महीने, समझिएगा ध्यान से, मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट वो एसेट होगा जो एसेट एसएससी अपने पास 36 महीने तक होल्ड करता है। ठीक है, 36 महीने तक होल्ड करता है और उसके बाद वो ट्रांसफ़र कर देता है, तो उस एसेट को हम शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन थोड़े कंफ्यूजिंग हैं दोस्तों, लेकिन आपको घबराना नहीं है। और जो भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे बताए जा रहे हैं, क्वेश्चन थोड़े से कंसेप्चुअल हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते भी हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी हम और भी क्वेश्चंस अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का टारगेट था 15 क्वेश्चन डिस्कस करना। अगर आप कंप्लीट एमसीक्यूज़ को प्राप्त करना चाहते हैं, आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, तो टारगेट सेमेस्टर चैनल के माध्यम से आपकी तैयारी पूरी तरीके से नहीं हो पाएगी दोस्तों। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि जाइए जल्दी से टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड करिए, वहां से सारथी को ज्वाइन करिए। साथ ही साथ सारथी फॉर बीकॉम 4th सेमेस्टर का व्हाट्सअप ग्रुप आपको मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये जो लेक्चर्स हैं ये जो कंटेंट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं सारथी में, ये केवल गोरखपुर यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, आगरा यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी या कानपुर यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है। इनके अलावा और भी कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे इनकम टैक्स जैसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, तो उसके लिए भी ये कंटेंट है।
तो गोरखपुर यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी, आगरा यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, लखनऊ यूनिवर्सिटी, इसके अलावा और भी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट फर्स्ट, इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट सेकंड, ऐसे सब्जेक्ट बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ाए जाते हैं। तो आपका भी इंतजार टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप पे आपका सारथी कर रहा है। जल्दी से जाइए, ऐप को डाउनलोड करिए और सारथी को ज्वाइन करिए। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।